हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कंपनी के कॉन कॉल के बचे हुए क्यूएनए को डिटेल में डिकोड करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ सीधा बताना चाहता हूँ कि ये जो कॉन कॉल में डिस्कशंस होते हैं ये छोटे नहीं होते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट और इन्वेस्टर के बीच में डिटेल कॉन्वर्सेशन होता है। कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, कई बार उसी क्वेश्चंस के डीप में इन्वेस्टर्स जाने की कोशिश करते हैं और मैनेजमेंट उन पर क्लैरिटी देती है। उसके कारण कॉन कॉल्स काफ़ी लेंदी हो जाते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इन कॉन कॉल्स का कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम लोग एक राइट डिसीजन ले सकें कि ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है या नहीं। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बचे हुए क्यूएनए को डिटेल में कवर करेंगे जिनका इस कॉन्टेक्स्ट से रेलेवेंस है, ओके, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। और एक छोटी सी बात, कुछ जगह पर मैंने 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स के सिमिलर क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बनाया है ताकि रिपीटेशन को अवॉइड कर सके और बेटर क्लैरिटी मिल सके। और हाँ, इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और अपनी डेली वाली भाषा में डिकोड किया है ताकि आपको इजी भी लगे और प्रॉपरली समझ में भी आ जाए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी आपको इस कंपनी की फुल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और मेरा फाइनल वर्डिक्ट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, प्रॉपर डिटेल ब्रेकडाउन के साथ में, मेरे यूजुअल स्टाइल में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ये सवाल कंज्यूमर सेगमेंट को लेके है। सिंपल वर्ड्स में, ये जो नंबर्स में डिक्लाइन हम देख रहे हैं और जैसा कि हमने Q3 अपडेट्स में भी देखा था कि कंज्यूमर सेगमेंट्स का कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो क्या ये रिकवर होगा और ये जो डाउनसाइड है क्या ये कंटिन्यू रह सकता है? मैनेजमेंट यहाँ पे पहले एक रीजन देती है कि यूरोप और यूएस में डिमांड स्लो डाउन चल रहा है और इसी वजह से कंज्यूमर सेगमेंट में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि जैसे ही वहां इकोनॉमी इंप्रूव होगी वैसे ही ये बिजनेस भी रिकवर कर सकता है। साथ ही उन्होंने एक पॉजिटिव चीज भी हाईलाइट करी है कि कंपनी ने नए बिजनेस ऐड किए हैं, स्पेसिफिकली होम फर्निशिंग सेगमेंट्स में। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रास्ट समझना जरूरी है, जहां नए बिजनेसेस आ रहे हैं वहीं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में वॉल्यूम गिर रहे हैं। मतलब नेट नेट कंज्यूमर सेगमेंट्स में अभी भी प्रेशर बना हुआ है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये स्टेबलाइज हो जाएगा या और गिर सकता है, तो मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मतलब उनके पास भी क्लियर विजिबिलिटी नहीं है। और एक और चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि ये बिजनेस लार्जली डिमांड बेस्ड है, ना कि फुल्ली कमिटेड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लाइक हेल्थ केयर। उनके पास 52 वीक्स का रोलिंग फॉरकास्ट होता है, लेकिन वो भी टाइम के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर हम इसको पिछले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आंसर से कनेक्ट करते हैं तो वहां भी मैनेजमेंट होपफुली और अजम्पशन जैसे वर्ड्स यूज कर रही थी। मतलब ओवरऑल कंज्यूमर साइड्स पे अभी भी अनसर्टेनिटी है। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? सिक्लिकल बिजनेस में डिमांड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिपेंड होती है और हमेशा फोरकास्ट होने का मतलब ये नहीं होता कि वो सर्टेनली बिजनेस में कन्वर्ट होगा। कंज्यूमर सेगमेंट्स अभी भी वीक है, रिकवरी पॉसिबल है लेकिन विजिबिलिटी लो है। अब नेक्स्ट सवाल 2 पार्ट में है, पहला कंज्यूमर सेगमेंट को लेके और दूसरा पेन बिजनेस के गाइडेंस को लेके। सबसे पहले कंज्यूमर साइड पे इन्वेस्टर्स पूछते हैं कि ड्यू टू दिस ट्रेड एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट कंट्रीज क्या हम इस बिजनेस में एक स्टेबल ग्रोथ अज्यूम कर सकते हैं? मैनेजमेंट का आंसर पिछले आंसर से काफी सिमिलर होता है। वो क्लियरली बोलते हैं कि अभी इस सेगमेंट को लेके कुछ भी अज्यूम किया नहीं जा सकता है। ईयू और यूएस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड ऑल, वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं। मतलब यहाँ भी वही चीज रिपीट होती है, कंज्यूमर बिजनेस का फ्यूचर अभी भी एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और विजिबिलिटी लो है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट विच इज रिलेटेड टू पेन गाइडेंस। मैनेजमेंट बोलती है कि जो उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था ऑफ अराउंड 30 मिलियन यूनिट्स, वो ब्रॉडली सेम ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा चेंज है, दैट इज क्वालिफिकेशन एक्टिविटीज में अप्रॉक्स 3 मंथ का डिले देखने को मिल रहा है, इसीलिए एक्चुअल वॉल्यूम्स थोड़े से लोअर हो सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने लायक है कि ये डिले अभी बिजनेस को मटेरियली इंपैक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये हमें सिग्नल देता है कि ऐसे क्वालिफिकेशंस के कारण एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कभी भी स्लिप हो सकती है। और ये चीज हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, स्पेशली जब कंपनी नए कैपेसिटी एक्सपेंशन या फैसिलिटीज की बात कर रही हो। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? जब मैनेजमेंट खुद अनसर्टेनिटी दिखाए तो हमें भी कंजर्वेटिव ही रहना चाहिए अपने अप्रोच को लेके, और कभी भी एग्जीक्यूशन डिले को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन लीड टू द ओवरऑल सप्लाई डिले। एंड उसके कारण जो एंड क्लाइंट है या एंड कस्टमर जो है, दे कैन गो अवे टू सम अदर वेंडर। द टेक अवे हियर इज दैट कंज्यूमर साइड पे विजिबिलिटी अभी भी लो है और हेल्थ केयर साइड में एग्जीक्यूशन में स्लाइड डिले देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स ये पूछते हैं कि यूएई में जो नए प्लांट अनाउंस हुए हैं
कंपनी वहां पे इन्वेस्ट क्यों कर रही है, इसके पीछे का रैशनल क्या है। मैनेजमेंट इस पे काफी क्लियर रीजनिंग देती है, वो ये है कि सबसे पहले कॉस्ट एंगल। हेल्थ केयर बिजनेस में कंपनी को रेजिन्स इंपोर्ट करना पड़ता है, इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना पड़ता है और इवन स्किल टैलेंट को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो एक्सपैट टैलेंट कंपनी हायर करती है उनको इंडिया में लाने के लिए काफी ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ता है, क्योंकि उनके होम कंट्री में टैक्स कम होता है और इंडिया में उनको इक्वली कंपनसेट करने के लिए कंपनी को ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट उठाना पड़ता है। यूएई में ये कॉस्ट स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर हो जाता है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इज रिस्क डाइवर्सिफिकेशन एंड बिजनेस कंटिन्यूटी। मैनेजमेंट ने क्लियरली बोला है कि उन्होंने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लूज किया था क्योंकि क्लाइंट को लगा कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक ही ज्योग्राफी में कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब क्लाइंट खुद चाह रहा है कि कंपनी अपनी प्रेजेंस डाइवर्सिफाई करे। इसी वजह से कंपनी यूएई जा रही है ताकि वो क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस दे सके कि उनका सप्लाई चेन डाइवर्सिफाइड है। लेकिन यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि मिडिल ईस्ट में जो करंट ज्योग्राफिकल टेंशन चल रही है वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ये सिचुएशन एस्केलेट होती है तो पॉसिबल है कि एग्जीक्यूशन टाइमलाइंस, प्लांट सेटअप और रैंप अप पे इम्पैक्ट आ सकता है। अभी मैनेजमेंट ने इस पे कोई कंसर्न हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन ये एक एक्सटर्नल वेरिएबल है जो आने वाले कॉन कॉल्स में ट्रैक करना पड़ेगा। और ये सिर्फ इस कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। जितनी भी कंपनीज गल्फ रीजन में एक्सपैंड कर रही हैं या वहां पे एक्सपोजर रखती हैं, उन सबके लिए ये कॉमन रिस्क है। इसलिए हमें यहाँ पे एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा। ना हम इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ना ही कुछ अज्यूम कर सकते हैं। हमें सिर्फ इसको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस। ज्योग्राफिक एक्सपेंशन को सिर्फ डिमांड के एंगल से मत देखो। ये कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट रिक्वायरमेंट और रिस्क डाइवर्सिफिकेशन का मिक्स होता है। द की टेक अवे हियर इज दैट यूएई एक्सपेंशन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि कॉस्ट एफिशिएंसी और क्लाइंट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए भी है। अब नेक्स्ट सवाल मार्जिन्स को लेके है। सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर बिजनेस डिक्लाइन हो रहा है और हेल्थ केयर बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे कैसा आ रहा है। अगर हम इसको पिछले डिस्कशन से कनेक्ट करें तो हमने देखा था कि कंज्यूमर सेगमेंट वीक है और हेल्थ केयर सेगमेंट स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है। और जनरली देखा जाए तो हेल्थ केयर बिजनेस में कंज्यूमर बिजनेस के मुकाबले हायर मार्जिन्स होते हैं, तो लॉजिकली एक पॉजिटिव मिक्स चेंज होना चाहिए। और मैनेजमेंट भी इस चीज को कंफर्म करती है बाय टेलिंग दैट ग्रॉस मार्जिन्स Q2 में अप्रॉक्स 55% थे, जो कि Q3 में बढ़ के 56% हो गए। मतलब मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज, ये इंप्रूवमेंट अभी भी काफी मार्जिनल है। तो इसका मतलब क्या है? मिक्स शिफ्ट का बेनिफिट आ रहा है लेकिन वो एक बड़े स्केल पर नहीं है। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस। सेगमेंट मिक्स चेंज होने से मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ता है। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव, लेकिन उस चीज का मैग्नीट्यूड देखना और समझना बहुत जरूरी है। द की टेक अवे हियर इज दैट मिक्स शिफ्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन अभी ग्रेजुअली ही दिख रहा है। अब नेक्स्ट सवाल पेन बिजनेस की कैपेसिटी और ग्रोथ को लेके है। सिंपल वर्ड्स में कंपनी कितनी कैपेसिटी बिल्ड कर रही है और इसका ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट होगा। मैनेजमेंट यहाँ पे क्लैरिफाई करती है कि जो हाई स्पीड लाइंस की बात हो रही है वो एक्चुअली पेन असेंबली लाइंस है। और अगर हम कैपेसिटी को समझे तो अभी कंपनी का गाइडेंस इज अराउंड 30 मिलियन पेन्स और यूएई फैसिलिटी में हर एक लाइन अप्रॉक्स 25 टू 28 मिलियन पेन्स पर ईयर प्रोड्यूस कर पाएगी। मतलब सिंपल शब्दों में सिर्फ एक एडिशनल लाइन से ही कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। और ये चीज और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि यूएई में सिर्फ 16 कैविटी हाई स्पीड लाइंस लग रही हैं, जो इंडिया के मिक्स सेटअप से काफी ज्यादा एफिशिएंट और ऑटोमेटेड है। मतलब ये सिर्फ एडिशनल कैपेसिटी नहीं बल्कि हायर एफिशिएंसी प्लस हायर स्केल का कॉम्बिनेशन है। और क्योंकि पेन बिजनेस कंपनी का हाई मार्जिन सेगमेंट है तो ये ग्रोथ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज इग्नोर नहीं की जा सकती है, जो मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि ये लाइंस काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं और अभी जो करंट लाइन सेटअप हो रही हैं इंडिया में उनमें ही स्टार्टअप इशू आ रहे हैं, जहां पे हमें क्वालिफिकेशन में जो एक्सपेक्टेड टाइमलाइन था उससे डिले देखने को मिल रहा है। तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स लाइन में भी एग्जीक्यूशन डिले हो सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी स्ट्रांग है बट उसे एग्जीक्यूट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस। कैपेसिटी बढ़ाना पॉजिटिव है लेकिन कॉम्प्लेक्स सिस्टम में डिले नॉर्मल है, इसीलिए हमें उसके एग्जीक्यूशन को ट्रैक करते रहना पड़ेगा टिल द टाइम ऑफ इट्स ओपनिंग। द की टेक अवे हियर इज दैट पेन बिजनेस में ग्रोथ काफी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन एक्चुअल रियलाइजेशन एग्जीक्यूशन पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट सवाल एक्चुअली कुछ पार्टिसिपेंट्स के मल्टीपल क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन है, जहां एक तरफ ये समझना है कि यूएई कैपेसिटी FY28 में आएगी तो तब तक डिमांड कैसे फुलफिल होगी, और साथ ही ये भी समझना है कि इंडिया में टोटल कैपेसिटी कितनी बढ़ने वाली है।
और ये जो मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर रही है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। सो द मैनेजमेंट स्टार्ट्स बाय टेलिंग अबाउट द गैप फिलिंग। मैनेजमेंट बताती है कि जो नई लाइन है जो कि इंडिया में सेटअप हो रही है, विच इज अराउंड 25 मिलियन कैपेसिटी, which is going to be operational in July 2026 was not the part of the original plan। ये इसलिए ऐड की गई है क्योंकि यूएई की प्लान को सेटअप होने में अभी टाइम है और उस गैप को फिल करना बहुत ज़रूरी था। मतलब जब तक यूएई प्लांट रेडी होगा, इंडिया वाली कैपेसिटी इस डिमांड को सपोर्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे मैनेजमेंट ने एक लिमिटेशन के बारे में भी बात करी, विच इज़ इंडिया में अब एडिशनल फैक्ट्री स्पेस अवेलेबल नहीं है, तो फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए नया प्लांट बहुत ज़रूरी है। अब ओवरऑल कैपेसिटी के बारे में समझते हैं। कंपनी इंडिया में 2 नई लाइन सेटअप कर रही है, आउट ऑफ विच लाइन 1 इज इन क्वालिफिकेशन एंड इज ऑलमोस्ट रेडी फॉर प्रोडक्शन, एंड लाइन 2 इज करंटली बीइंग सेटअप एंड विल बी रेडी फॉर प्रोडक्शन टिल एंड ऑफ जुलाई। एंड इसके बाद इंडिया में जो ओवरऑल कैपेसिटी हो जाएगी दैट विल बी अराउंड 80 मिलियन पेन्स। लाइन 1 ऑलरेडी दिसंबर में सेटअप हो चुकी है और लाइन 2 अप्रैल मई तक सेटअप हो जाएगी, एंड उसके बाद आता है क्वालिफिकेशन एंड देन फाइनल प्रोडक्शन। अब आता है की कंसेप्ट ऑफ क्वालिफिकेशन। ये कोई कस्टमर या एफडीए अप्रूवल नहीं होता है, बल्कि एक इंटरनल प्रोसेस है। इसमें पूरी लाइन असेंबल होती है, फिर हर एक स्टेशन टेस्ट होता है और फिर पूरी लाइन एक साथ रन करके वेरीफाई होती है। ये लाइन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और इसमें 25 to 30 ऑपरेशंस एक साथ होते हैं। अभी करंट स्टेज में लाइन 1 अराउंड 60 to 70% स्पीड पे चल रही है, लेकिन इसमें रिजेक्शन रेट इज अराउंड 30%, विच इज़ वेरी हाई। ये कोई प्रोडक्ट इशू नहीं है, बल्कि अभी मशीन सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, और जब ये मशीन सेटिंग्स कंप्लीटली ऑप्टिमाइज हो जाएगी एंड लाइन अपने फुल कैपेसिटी और कंप्लीट ऑटोमेशन पे चलेगी, उसी को हम क्वालिफिकेशन बोलते हैं। और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग लाइन 1 के लिए ये प्रोसेस अब लास्ट स्टेज में है और नेक्स्ट फ्यू वीक्स में इम्प्रूव होके ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे बताई थी हमें, वो ये थी कि कंपनी इंटेंशनली कभी भी अपने 100% कैपेसिटी यूज नहीं करती है, वो सिर्फ अपने 80% यूटिलाइजेशन पे चलती है। कंपनी ये बफर इसलिए रखती है ताकि कभी भी अगर डिमांड में स्पाइक आए तो उस 20% को एक अच्छे रेट पे कंपनी यूज कर सकती है। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? कैपेसिटी नंबर ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि एग्जीक्यूशन, बफर, फ्लेक्सिबिलिटी वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द की टेक अवे हियर इज दैट जो नियर टर्म डिमांड है उसे अच्छे से मैनेज किया जा चुका है बाय ओपनिंग 2 न्यू लाइंस इन इंडिया, जिनकी ओवरऑल कैपेसिटी इज अराउंड 80 मिलियन पेन्स। लेकिन ये दोनों भी लाइन अभी क्वालिफिकेशन स्टेज में है एंड इनकी एफिशिएंसी ग्रेजुअली इंक्रीज होगी। अभी जो नेक्स्ट सवाल है वो एक नए प्रोडक्ट को लेके है, विच इज अबाउट एक्सियम प्लेटफॉर्म। शॉर्ट में अगर इसे समझाए तो कंपनी एक्सियम प्लेटफॉर्म के थ्रू GLP-1 सेगमेंट में एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। ये नॉर्मल कंपोनेंट बिजनेस से एक स्टेप आगे है, जहां कंपनी हायर वैल्यू डिलीवरी सिस्टम पे काम कर रही है। इन्वेस्टर यहां पूछ रहा है कि क्या इसके लिए कोई बड़ा कस्टमर ऑनबोर्ड अभी तक हुआ है या नहीं। मैनेजमेंट यहां बताती है कि 2 कंपनीज के साथ अभी एडवांस स्टेजेस में डिस्कशंस चल रहे हैं। मतलब ये कोई अर्ली इंक्वायरी नहीं, बल्कि सीरियस लेवल की बात हो रही है। और अगर सब सही रहा तो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर ईयर में ही एक कस्टमर साइन हो जाएगा। और ये एक इंपॉर्टेंट माइंडसेट दिखाता है कि कंपनी ऑलरेडी GLP-1 सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर रही है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे रुक नहीं रही है। वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा हाई वैल्यू प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। ये टिपिकली स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट का बिहेवियर होता है। एक तरफ वो करेंट ग्रोथ का फायदा उठाते हुए फ्यूचर के लिए बेटर मार्जिन अपॉर्चुनिटीज बिल्ड करती है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है कि अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, और मैनेजमेंट का टोन भी थोड़ा कॉशियस था, वेयर दे हैव सेड दैट कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। मतलब आउटकम अभी अनसर्टेन है, और इवन अगर डील साइन होती है तो एक्चुअल रेवेन्यू आने में 2-3 साल का टाइम लग सकता है, इसीलिए इसे इमीडिएट ग्रोथ के रूप में नहीं देख सकते हैं। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? स्ट्रॉन्ग कंपनीज करंट ग्रोथ के साथ साथ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी बिल्ड करती हैं, लेकिन कभी भी पाइपलाइन को हमें रेवेन्यू नहीं मानना चाहिए। द की टेक अवे हियर इज दैट एक्सियम एक प्रॉमिसिंग हाई वैल्यू अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये अभी अर्ली स्टेजेस में है और कन्वर्जन और एग्जीक्यूशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अब यहाँ पे 2 अलग अलग पार्टिसिपेंट्स के सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक तरफ मैनेजमेंट ये बोल रही है कि जब पेंस की डील फाइनल होती है क्लाइंट्स के साथ में, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% प्राइस इरोशन आता है, और दूसरी तरफ ये भी बोल रही है कि डिमांड सप्लाई से ज्यादा है। तो ऑब्वियस सवाल ये बनता है कि अगर डिमांड इतनी स्ट्रांग है तो क्यों हम ये 10 to 15% का प्राइस इरोशन ले रहे हैं। और ये एक्चुअली एक बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों चीजें सरफेस लेवल पे एक दूसरे के अपोजिट लगती हैं।
मैनेजमेंट यहाँ पे एक बहुत ही क्लियर क्लैरिफिकेशन देती है कि ये प्राइस इरोशन सप्लाई डिमांड की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है एंड मार्केट कंपटीशन की वजह से। इसका मतलब ये है कि जो कंपनीज फाइनल GLP-1 ड्रग्स बेच रही हैं, उनके बीच में कंपटीशन काफी है, और क्योंकि इस ड्रग्स के फाइलर के नंबर काफी ज्यादा हैं, हर कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है एंड इसी कारण वो प्राइसिंग पे एग्रेसिवली कम्पीट कर रही है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैनेजमेंट बोलती है कि अगर आप अपने कस्टमर को प्राइसिंग में सपोर्ट करते हो तो वो ज्यादा मार्केट शेयर ले सकते हैं, और इसी से इनडायरेक्टली आपके वॉल्यूम पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म वॉल्यूम ड्रिवन स्ट्रेटेजी है। इसलिए यहाँ जो 10 to 15% इरोजन देखने को मिल रहा है वो कोई अलार्मिंग चीज नहीं है, बल्कि लार्ज वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट्स और कंपटीशन का नेचुरल आउटकम है। और मैनेजमेंट यहाँ पे ये भी बताती है कि ये फेज मेनली फर्स्ट 24 मंथ्स तक ही रहता है। उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट होता है और प्राइसिंग स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर इसको हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझे तो डिमांड सप्लाई गैप अभी भी स्ट्रांग है, और एंड कस्टमर के कंपटीशन प्रेशर को थोड़ा एब्जॉर्ब करके लॉन्ग टर्म में ज्यादा बड़े और बेटर ऑर्डर सिक्योर कर सकते हैं। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? प्राइस इरोशन देखते वक्त सिर्फ नंबर्स नहीं, उनके पीछे का रीजन भी समझना जरूरी होता है। द की टेक अवे हियर इज दैट 10 to 15% प्राइसिंग इरोशन है, लेकिन डिमांड में इशू नहीं है। ये कंपटीशन ड्रिवन है और टाइम के साथ में स्टेबलाइज हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ट्रेंड को लेके है, जिसके बारे में अभी तक हमने कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया था, और ये सेम क्वेश्चंस मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में भी पूछा गया था। सो हियर वी हैव गॉटन द आंसर डायरेक्टली फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्वेश्चन ये है कि जब से पेटेंट एक्सपायर हुए हैं, ओरल GLP-1 ड्रग्स भी आ रहे हैं, तो क्या ये इंजेक्टेबल पेन्स के बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगे? मैनेजमेंट यहाँ काफी क्लियर स्टांस लेती है और बताती है कि ओरल GLP-1 ड्रग्स एग्जिस्ट करते हैं और आगे भी उनका एक मार्केट शेयर रहेगा, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ओरल ड्रग्स की इफेक्टिविटी इंजेक्टेबल्स के कंपैरिजन में कम है। और एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट ये है कि ओरल ड्रग्स में API रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। ओरल में डेली बेसिस पे अप्रॉक्स 14 mg लगता है, जबकि इंजेक्टेबल्स में इट्स अराउंड 2.4 mg। मतलब टोटल API कंजप्शन काफी ज्यादा हो जाता है ओरल फॉर्मेट में। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम्हें एक दोस्त को 100 रुपए भेजने हैं। अगर बैंक ट्रांसफर किया तो प्रोसेसिंग फीस कटेगी, अलग अलग तरीके के टैक्स कटेंगे, और अल्टीमेटली तुम्हारे दोस्त के पास में 80 या 85 रुपीज ही पहुंचेंगे। लेकिन वहीं पे अगर तुम उसे जीपे करोगे तो उसे 100 रुपए बिना किसी कट के पहुंच जाते हैं। बिल्कुल यही होता है यहाँ पे। ये जो API है, मतलब एक्टिव ड्रग्स, वो हमारे 100 रुपए हैं। ओरल टैबलेट्स लो तो बॉडी पहले उसे डाइजेस्ट करती है, रास्ते में बहुत सारी API वेस्ट हो जाती है, इसीलिए 14 ग्राम्स देना पड़ता है। और उसी के जगह अगर डायरेक्टली हम लोग इंजेक्टेबल्स के थ्रू लेंगे तो वो सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है, कोई कट नहीं, कोई वेस्ट नहीं, इसलिए सिर्फ 2.4 ग्राम्स में काम हो जाता है। तो इंजेक्टेबल सिर्फ कन्वीनियंट ही नहीं है, साइंटिफिकली भी ज्यादा एफिशिएंट है। साथ ही बायो अवेलेबिलिटी इशू की वजह से साइड इफेक्ट्स भी रिलेटिवली ज्यादा हो सकते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकलिटी और इफेक्टिवनेस के पर्सपेक्टिव से इंजेक्टेबल्स अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। मैनेजमेंट ने यह भी मेंशन किया है कि कुछ नए एंट्रेंट्स के केसेस में लिटिगेशन चल रहा है, तो उनका फ्यूचर भी अभी सर्टेन नहीं है। लेकिन यहाँ एक ब्रॉडर चीज समझनी बहुत जरूरी है। जब तक ड्रग्स पेटेंट प्रोटेक्टेड होते हैं तब तक उनका फॉर्मेट लार्जली फिक्स रहता है, लेकिन जैसे ही पेटेंट एक्सपायर होते हैं मार्केट में एक्सपेरिमेंटेशंस बढ़ने लगते हैं और नए फॉर्मेट्स एक्सप्लोर किए जाते हैं, जैसे कि इस केस में ओरल वाला फॉर्मेट। और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर फ्यूचर में ओरल GLP-1 इफेक्टिवनेस और एडॉप्शन में इंप्रूव हो जाता है तो ये उन कंपनीज के लिए जो इंजेक्टर पेन्स बनाती है एक पोटेंशियल रिस्क बन सकता है। अभी के लिए मैनेजमेंट का व्यू क्लियर है, विच इज इम्पैक्ट लिमिटेड है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल रिस्क है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको पैनिक के रूप में नहीं बल्कि इसे ट्रैक करना चाहिए। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस? नॉट ऑल द न्यू फॉर्मेट्स कुड बी पोटेंशियल डिसरप्शन, लेकिन कोई भी नया फॉर्मेट एडॉप्शन में टाइम लेता है, इसीलिए ट्रैक करो एंड अज्यूम मत करो। तो ओवरऑल ओरल GLP अभी लिमिटेड इम्पैक्ट में है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है। अब नेक्स्ट और हमारे आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। GLP-1 सेगमेंट में जो हम बार बार सुन रहे हैं कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, तो क्या ये एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी है या नहीं? मैनेजमेंट यहाँ इसको क्लियरली कंफर्म करती है कि हाँ, डिमांड अभी सप्लाई से काफी ज्यादा है, और ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, इसके पीछे स्ट्रॉन्ग रीजंस भी है। सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे देखें तो पेन मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ 4 ही मेजर प्लेयर्स हैं, मतलब सप्लाई साइड इनहेरेंटली लिमिटेड है। और जो ये नए एंट्रेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली चाइनीज प्लेयर्स, उनका भी स्कोप लिमिटेड है,
ड्यू टू आईपी रिलेटेड कंस्ट्रेंट लाइक व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द Q3 अपडेट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सप्लाई यहाँ फ्रीली अवेलेबल नहीं होती है, बल्कि कंफर्म कमिटमेंट के अगेंस्ट ही बिल्ट होती है। मतलब कंपनीज ब्लाइंडली कैपेसिटी ऐड नहीं कर रही है, सिर्फ कंफर्म डिमांड के बेसिस पे ही एक्सपेंशन हो रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी बोला है कि जो कैपेसिटीज करेंटली पाइपलाइन में है वो नोन है, कोई सडन सप्लाई शॉक एक्सपेक्टेड नहीं है, इसीलिए नियर टर्म में कोई ओवर कैपेसिटी का रिस्क नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो हमने पहले देखा था कि दैट मैनेजमेंट इज सेइंग दैट कस्टमर्स आर ब्रीदिंग डाउन आवर नेक फॉर सप्लाई और कैपेसिटी एक्सपेंशंस आर बैक्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स, ये आइसोलेटेड पॉइंट्स नहीं है, बल्कि इसी डिमांड सप्लाई गैप का रिजल्ट है। नाउ हाउ टू थिंक अबाउट दिस, जब डिमांड कंसिस्टेंटली सप्लाई से ज्यादा होती है तो बिजनेस में विजिबिलिटी स्ट्रांग होती है। तो ओवरऑल GLP-1 सेगमेंट में डिमांड सप्लाई गैप रियल है और नियर टर्म में ये सस्टेन रहेगा। तो अब अगर हम पूरे Q&A को समराइज करें तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आती है वो है स्ट्रांग डिमांड विजिबिलिटी। GLP-1 सेगमेंट में डिमांड क्लियरली सप्लाई से ज्यादा है और लिमिटेड प्लेयर्स होने की वजह से ये सिचुएशन नियर टर्म में सस्टेन हो सकती है। दूसरी चीज, कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है, चाहे वो इंडिया में हो या UAE में, वो लार्जली डिमांड बैक्ड है। मतलब ये कोई स्पेक्युलेटिव केपेक्स नहीं है, बल्कि विजिबिलिटी के साथ में आ रहा है। तीसरा पॉइंट, अभी जो फेज चल रहा है वो इम्प्लीमेंटेशन का फेज है, लाइन क्वालिफिकेशन में है और रैंप अप ग्रेजुअली होगा। तो नियर टर्म ग्रोथ एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करती है। चौथी चीज, प्राइसिंग में प्रेशर है, लेकिन वो डिमांड की वजह से नहीं, बल्कि एंड कस्टमर कंपटीशन की वजह से है और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये लार्जली कंट्रोल्ड और टेम्पररी है। और लास्टली कुछ इमर्जिंग फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ट्रैक करना होगा, जैसे कि ओरल GLP-1 ड्रग्स का इवोल्यूशन, और कुछ नए अपॉर्चुनिटीज भी हैं जैसे कि एक्सियम और सेमीकंडक्टर्स। तो ओवरऑल पिक्चर ये बनती है कि ग्रोथ स्ट्रांग है, विजिबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन और इंडस्ट्री डायनेमिक्स यहाँ पे की रोल प्ले करते हैं। अब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये बिजनेस एक इन्वेस्टेबल बिजनेस है या नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको चीजें क्लियर हुई होगी। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि इसके थ्रू हमें जाना बहुत जरूरी है, और मैं यहाँ पे यही चाहता हूँ कि आपको इसी चीज की आदत लगे, क्योंकि अगर आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अगर समझेंगे और हर क्वेश्चन को एक डॉट की तरह देखेंगे और उन डॉट्स को कनेक्ट करते जाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे रिस्क है, कहाँ पे कंपनी अच्छा कर रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये सभी चीजों के बारे में आपको खुद ही समझ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें कॉन कॉल पढ़ने की एक हैबिट होनी चाहिए। यस, आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आई होगी। आई होप आपने खुद से अभी तक एक डिसीजन ले लिया होगा। यू वुड बी नॉट वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट वीडियो कि हाँ मैं क्या बोलूंगा या उसके बाद आप डिसीजन लेंगे। सो विद दिस आई विल एंड माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिली होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड उससे इंपॉर्टेंटली आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है, एंड उसके बेसिस पे मैं अपने वीडियो को ट्वीक करता जाऊंगा। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, कोई डाउट है, किसी कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, वो भी आप कमेंट्स में लिख कर बताइए ताकि मैं वहाँ पे उस चीज़ का आंसर कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।